नमस्कार। पुरा पाषाण काल से संबंधित इस चर्चा में आज हम लोगों का विषय है पुरा पाषाण कालीन साइट्स, जो स्थल हैं उनके तिथियां क्या हैं, वहाँ क्या औजार या अन्य वस्तु क्या मिले हैं, इससे संबंधित हम लोग बातचीत करेंगे। पुरा पाषाण काल के बारे में कई सारी बात हम लोग कर चुके हैं। इसके टूल टाइप्स, मोड 1, मोड 2, मोड 3 टूल्स के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। कई प्रकार के जो हैंड एक्स, क्लीवर्स, बोरर्स, ब्यूरिन्स, ये जो विभिन्न प्रकार के औजार पाए गए हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा कि भारत के जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ कौन कौन से साइट्स पाए गए हैं, उनके नाम क्या हैं, और पूरे इस काम के लिए पूरे भारत को 4 अलग अलग या 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है, क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य भारत। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत, इन 5 जोन में हम लोग व्यवस्थित रूप से देखेंगे एक एक करके कि किस क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मिले हैं जहाँ से कि पेलियोलिथिक कल्चर्स के, पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, और वो अवशेष किस रूप में मिलते हैं, किस इकोलॉजिकल बैकग्राउंड में मिलते हैं, किस प्रकार के उनका लेयर्स क्या है, स्वरूप क्या है, इनके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं। उत्तर भारत में कश्मीर से यदि हम देखना शुरू करें तो पीर पंजाल रेंज का जो विकास है वो करीब करीब प्लिस्टोसीन पीरियड में हुआ है। हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्लिस्टोसीन पीरियड, PLEISTOCENE, प्लिस्टोसीन पीरियड, यानी कि आज से 30 लाख साल से लेकर हाल के दिनों तक जो होलोसीन पीरियड, जो 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, वहाँ तक का जो पूरा काल है उसको प्लिस्टोसीन पीरियड कहते हैं। इसी प्लिस्टोसीन पीरियड के दौरान पीर पंजाल पर्वतमाला का विकास हुआ और उसके फुट हिल्स में जो उसकी तराई है उसमें जो सीढ़ी नुमा तराई होती है उसका निर्माण हुआ, जिसको करेवा बोलते हैं, KAREWAS, करेवाज, या टेरेस्ड फुट हिल्स बोलते हैं, जो सीढ़ीदार घाट बनता है पहाड़ी ढलानों के किनारे। उसके आसपास यह प्लिस्टोसीन पीरियड में जो विकास हुआ इस प्रकार का, उसके आसपास कुछ साइट्स हमें मिलते हैं। ये जो करेवा हैं एक प्रकार से पुराने लेक बेड के जो झील बने थे इसी काल में, वो अब सूख गए, उन्हीं झीलों के अब अवशेष हैं। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो 15,000 वर्ष पूर्व, BP, बिफोर प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, 15,000 बिफोर प्रेजेंट, एक और आर्कियोलॉजी में एक शब्दावली इस्तेमाल होती है, जैसे हमने MYA, मिलियन ईयर्स एगो बताया था, जैसे हम लोग AD और BC कहते हैं, उसी प्रकार से आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व शास्त्र में एक शब्द उपयोग होता है BP, बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। जब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो ये 2000 साल कोई मायने नहीं रखता, इसलिए उसके लिए बिफोर प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 15,000 BP में, यानी बिफोर प्रेजेंट में, वर्तमान पूर्व में डीग्लेशिएशन शुरू हुआ था, यानी कि जो इंटर आइस एज होता है, ग्लेशिएशन की शुरुआत, जो ग्लेशियर के पिघलने की शुरुआत हुई थी, डीग्लेशिएशन फेज शुरू हुआ था, और इसीलिए प्रायः पेलियोलिथिक का ज़्यादा विकास कश्मीर के इलाके में नहीं हुआ।
ये भी कारण हो सकता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी, क्योंकि यह उस ऊंचाई पर है जहाँ की बर्फ़ ज़्यादा लंबे समय तक टिके, और इसीलिए जो पूरा पाषाण काल है उसके मामले में कश्मीर थोड़ा पीछे दिखाई देता है। हालांकि जो हैंड एक्स हस्त कुठार होते हैं उसकी पहली डिस्कवरी बहुत काफ़ी पहलगाम से प्राप्त हुआ था। पहलगाम जो कि श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ लीडर नदी के बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट में, जो उसके बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े होते हैं और उनका जो जमाव होता है, उसके अंदर से, बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर से पहला हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, जो कि लोअर प्लेस्टोसीन पीरियड का है। निचला जो प्लेस्टोसीन पीरियड है उसका है, यानी कि एक प्रकार से लोअर पेलोलिथिक पीरियड भी माना जा सकता है। और ये हो सकता है कि एशिया का प्राचीनतम हैंड एक्स हो, हस्तकुठार हो। सॉरी। बाद में एसडी संकालिया ने और भी कई हस्तकुठार खोज कर निकाले। हैंड एक्स कम चॉपर, जो 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 खंडक का भी काम, गड़ासा का भी काम करते हैं और हैंड एक्स का भी काम करते हैं। ऐसे कई उपकरण लीडर नदी की घाटी से पहलगाम के पास मिले, पर उनकी संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर 10 औजार ऐसे एसडी संकालिया को मिले थे जो कि लीडर नदी की घाटी में मिले हैं। अफ्रीका और एशिया, खासकर भारत में, दोनों ही जगह ज़्यादातर हमें पेबल टूल्स मिलते हैं। पेबल टूल्स की बहुत बड़ी संख्या हमें प्राप्त होती है अफ्रीका से और भारत से। लेकिन ये पेबल टूल्स यूरोप में ऑलमोस्ट एब्सेंट हैं, बिल्कुल बहुत कम मिलते हैं। और ये एक फीचर है एशियाई और अफ्रीकाई जो पेलियोलिथिक पीरियड है उसका, उसकी एक विशिष्टता है कि इन दो जगहों पर हैंड एक्स और जो पेबल टूल्स हैं उनका चलन ज़्यादा मिलता है, और यूरोप में ज़्यादा हैंड एक्स कल्चर मिलता है। हैंड एक्स यानी हस्तकुठार प्रीडोमिनेंट है, उसका वर्चस्व है यूरोप के इसमें कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में, यूरोपियन पेलियोलिथिक कल्चर में, यानी यूरोप की पुरातात्विक पाषाण कालीन संस्कृति में। जबकि भारत में पेबल टूल्स, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि पेबल टूल्स वो होते हैं जो कि नदी के जो गोलक पत्थर होते हैं उनको तोड़कर, और ज़्यादातर हिस्सा उसका यूं ही रहने दिया जाता है बिना टचिंग के, और सिर्फ उसमें ऊपर के हिस्से में तोड़कर धार तैयार किया जाता है। ऐसे पेबल टूल्स जो कि पत्थर को तोड़ करके और फ्लेक करके बनाया गया है, बहुत बड़ी संख्या में पोटवार के इलाके में मिले हैं। यहाँ से हम सोहन नदी की घाटी में पाए जाने वाले उपकरण, औजार भी बड़ी मात्रा मिलते हैं। लेकिन सोहन नदी की घाटी में जो मिले हैं औजार, उसमें चॉपर ज़्यादा हैं, जो गणासा टाइप हैं, जिनको कि एक तरफ से उसको रख के काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चॉपर, चॉप करने के लिए गड़ासा की तरह, वह कहीं ज़्यादा है। और इसके अलावा वहाँ पर क्लैक्टन फ्लेक्स मिलते हैं, CLACTON। क्लैक्टन फ्लेक्स के बारे में आप जानते हैं, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि क्लैक्टन ऑन सी इंग्लैंड में एक जगह है, और उसकी वहाँ जिस प्रकार का पहली बार पाया गया फ्लेक्स, उसके आधार पर इस तरह के उपकरण का नाम क्लैक्टन फ्लेक्स रखा गया है, क्लैक्टन टूल्स रखा गया है। ये एक प्रकार से इसकी बनाने की जो विधि होती थी उसमें एक ख़ास तरीके से 120 डिग्री के एंगल पर चोट किया जाता था, जिसके कारण स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म जो होता था और जो फ्लेक सरफेस होता था उसके बीच में 120 डिग्री का कोण बनाकर, और वहाँ से जो दबाव डाला जाता था, चोट किया जाता था,
और उसके कारण ख़ास तरीके से ये टूटते थे और इसलिए उसको क्लैक्टोनियन टूल्स या क्लैक्टन फ्लेक्स कहते हैं, उससे जो फ्लेक्स निकलते थे। तो ये हमें पोटवार के रीजन में दिखाई देता है, लीडर नदी और पोटवार क्षेत्र में। अब आइए हम यदि सोहन नदी की घाटी में देखें तो सोहन नदी की घाटी में भी कई हस्तकुठार मिले हैं। हस्तकुठार के अलावा बाईफेसेस मिले हैं, यानी कि ऐसा उपकरण जिसके दोनों तरफ धार है, द्विधारी। ये खास तौर से जो स्ट्रेटिग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका, जो इसका स्तर है, वो सेकेंड और थर्ड इंटरग्लेशियल को दिखाता है, जो अंतर्ह्यूमानी द्वितीय और तृतीय अंतर्ह्यूमानी युग के संदर्भ से ये हैंड एक्सेस और बाईफेसेस मिलते हैं। यहाँ और भी कई साइट्स मिले हैं जिसमें कि आइडल AIDAL एडल, बलवल BALWAL बलबल, चौतरा CHAUNTRA चौतरा, संघाव SANGHAO संघाव। ये सारे कई साइट्स हमें मिले हैं। इसमें सोहन नदी की घाटी में, जो कि पाकिस्तान से पाकिस्तान के इलाके में है अभी, उसमें पुरातत्वविद दानी ने वहाँ एक्सकेवेशन किया था और वहाँ उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 3 मीटर मोटा डिपॉजिट मिला है। 3 मीटर मोटा जो स्तर मिला है पुरापाषाण कालीन औजारों का, या 3 मीटर मोटे थिक लेयर में, स्तर में पुरापाषाण कालीन औजारों का जमावड़ा मिलता है, जिनको कि 12 लेयर्स में बांटा गया है, 12 स्तरों में बांटा गया है, 12 उप स्तरों में बांटा गया है। और इसमें से 12 से 6, यानी यदि नीचे से देखें तो 12 से 6 यानी करीब करीब आधा जो है वो पेलियोलिथिक से संबंधित है, और फिर उसके ऊपर मेसोलिथिक या न्यूलिथिक से संबंधित होगा। लेकिन ये पहला जो 6 लेयर है वो पुरापाषाण कालीन स्तर से जुड़ा हुआ है। पुरापाषाण कालीन इन स्तरों में मुख्य रूप से क्वार्ज पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। क्वार्ज स्फटिक पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ब्रिजेट ऑल्चिन ने जो एक्सकेवेशन किया था, एक्सप्लोरेशन किया था, उससे उन्हें कई प्रिपेयर्ड कोर्स, फ्लेक्स और डिस्कार्डेड मटेरियल मिले थे। यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ औजार सिर्फ तैयार रूप में नहीं बल्कि अर्धनिर्मित उनके रॉ मटेरियल्स बनने के विभिन्न चरणों वाले औजार मिले हैं। और इसीलिए यह माना जाता है कि ये जगह कंस्ट्रक्शन साइट रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइट रहा होगा। और इसीलिए यहाँ कई प्रकार के जो डिस्कार्डेड मटेरियल हैं जिनको कि उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि पत्थर के औजार आप यदि कोई बना रहा होगा, थोड़ा सा भी टूट जाता है तो उसको रिपेयर तो नहीं किया जा सकता था। इसलिए पत्थर के औजारों के साथ सबसे बड़ी जो कमी थी वो यही थी कि उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता था। बाद में चलकर कांसे के औजार जो बनाए जाने लगे या धातु के औजार जो बनाए जाने लगे, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि उनको फिर से गलाकर पुनः नया उनका निर्माण किया जा सकता था। लेकिन पत्थर के औजारों को रिपेयर नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए पत्थर के औजार जहां बनाए जाते हैं उस जगह पर काफ़ी बड़ी मात्रा में डिस्कार्डेड मटेरियल भी मिलते हैं, जिस मटेरियल का अब उपयोग नहीं किया जाता था। इसके बाद यदि हम लोग रोहरी हिल्स में देखें, ROHRI, रोहरी की पहाड़ियों में सुकूर के निकट अल्चिन को 1975 में बड़ी मात्रा में अपर और मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स मिले। यानी कि सबसे ऊपरी स्तर जो है पेलियोलिथिक का और बीच वाला स्तर, सबसे निचला स्तर नहीं, सबसे पुराना स्तर नहीं, जो सबसे नया पेलियोलिथिक वाला लेवल है और उसके नीचे वाला लेवल है। इन दोनों लेवल में रोहरी हिल्स में सुकूर के पास मिले। और थोड़ी दूरी पर वहाँ पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक टूल्स भी मिले। इसका मतलब है कि
पहले वो कहीं और रहते थे लोअर पैलियोलिथिक के समय में, और फिर लोअर पैलियोलिथिक के बाद जिस जगह पर सुकूर में, रोहड़ी की पहाड़ियों में, सुकूर में ऑलचिन ने एक्सप्लोर किया, खोजा, वहाँ पर सिर्फ अपर और मिडिल पैलियोलिथिक के टूल्स मिले। इससे यदि पूरब की तरफ बढ़ें तो पूर्वी पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में पैलियोलिथिक टूल्स के कई उपकरण मिले हैं। ये पैलियोलिथिक या पुरापाषाण कालीन औजार नदियों की घाटी में मिले हैं, जैसे ब्यास नदी, बाणगंगा नदी और सिरसा नदी। ब्यास, बाणगंगा और सिरसा नदियों की घाटी में उनके किनारे, जो कि एक प्रकार से शिवालिक के फुटहिल्स में चलते हैं, शिवालिक की तराई में चलते हैं, शिवालिक पहाड़ी की तराई में हैं, वहाँ बड़ी मात्रा में मिले हैं पैलियोलिथिक टूल्स के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद उसके और आगे चलें तो नलगरथ, NALGARATH, नलगरथ में जो सिरसा नदी का एक टेरेस है, उसका कछार है, यहाँ से भी हमें चॉपर और स्क्रैपर मिले हैं। पर ये चॉपर और स्क्रैपर भी पेबल्स से बने हैं, नदी के किनारे पाए जाने वाले जो गोले पत्थर होते हैं उनसे मिले हैं, उनके बने हुए मिले हैं। और इसके अलावा आउल फ्लेक्स आदि मिले हैं जो कि चारों तरफ बिखरे हुए हैं। बीबी लाल ने सोहन में जिस प्रकार के टूल्स मिले हैं सोहन नदी की घाटी में, उसी प्रकार के टूल्स ब्यास और बाणगंगा नदी की घाटियों में भी ढूंढे हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि सोहन नदी की तरह ही ब्यास और बाणगंगा के 5 टेरेसेस में वहाँ प्राप्त होते हैं। ये सब कांगड़ा ज़िले में हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में। और यहाँ ख़ास तौर से देहरा गोपीपुर, DEHRA, देहरा गोपीपुर, GOPIPUR, गोपीपुर से यूनिफेशियल और बाईफेशियल दोनों तरह के चॉपर्स मिले हैं, यानी कि एक तरफ धार वाले और 2 तरफ धार वाले, द्विधारी और एक धारी चॉपर या गडासा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ हैंड एक्सेस भी मिले हैं, हस्तकुठार और विदारणी क्लीवर्स, ये दोनों भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से कई और इसके आसपास में कई और साइट्स हैं जहाँ से कि पैलियोलिथिक टूल्स के उदाहरण मिलते हैं, जैसे नंदरुल, NANDRUL नंदरुल, कोफला KOFLA कोफला, धावला थाना DHAVALA धावला THANA थाना। तो हिमाचल प्रदेश में ये कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जहाँ से कि पुरापाषाण कालीन उपकरण औजार प्राप्त होते हैं। अब आइए हम चलते हैं पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में ख़ास तौर से राजस्थान और गुजरात का इलाका इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1917 में पहली बार एशुलियन टूल्स, एशुलियन के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, जो एक ख़ास किस्म के एक बहुत सुंदर बने हुए हस्तकुठार होते हैं, जो कि फ्रांस में पहली बार एशुल नाम के जगह पर पाए गए थे और इसीलिए उनको एशुलियन टूल्स बोलते हैं। तो 1917 में पहली बार जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में एशुलियन टूल्स का एक डिपॉजिट मिला। और यह जो इलाका है राजस्थान का, राजस्थान आप जानते हैं कि 2 भागों में बटा हुआ है, मेवाड़ और मारवाड़। ये दोनों इलाके दरअसल अरावली के कारण बंटते हैं, और अरावली जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है, और इसलिए इस इलाके में दोनों में अलग अलग तरह के जोग्राफिकल फीचर्स हैं। जो मारवाड़ का इलाका है उसमें लूनी रिवर बहती है जो कि अरावली से निकलती है,
और जो मेवाड़ का इलाका है वह पथरीला पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ रेनफॉल होता है, बारिश होती है जो कि 60 से 100 मिलीमीटर बारिश या सेंटीमीटर बारिश करीब करीब होती है, 60 से 100 सेंटीमीटर। और इसीलिए काफ़ी हरा भरा है आसपास में। यहाँ से इस इलाके में बनास और चंबल नदियाँ भी देखी जा सकती हैं, और इसीलिए ये सब आदिम मानव जाति के निवास के लिए उपयुक्त स्थान की तरह दिखाई देता है। इन स्थलों पर एशुलियन हैंड एक्स मिले हैं। जयपुर के निकट बूंदी और अलवर जिले में दोनों ही जगह हमें एशुलियन हैंड एक्स, अशूली हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। मारवाड़ के इलाके में जो थोड़ा सा अर्ली पैलोलिथिक साइट्स यहाँ पर दिखाई देता है, ख़ास तौर से मारवाड़ में चित्तौड़गढ़, कोटा, नगरी, ये काफ़ी समृद्ध पैलोलिथिक साइट्स माने जाते हैं। भारत में जितने भी पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं उनमें इनका नाम अग्रणी है। चंबल और विभिन्न नदियों के जो किनारे ये स्थल हैं, इन स्थलों से पुरापाषाण कालीन मनुष्य के रहने का प्रमाण मिलता है और कई प्रकार के उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही एक रोचक बात है कि उदयपुर से हमें पुरापाषाण कालीन उपकरण नहीं मिलते हैं। पुरापाषाण कालीन औजार उदयपुर से नहीं मिलते हैं, जबकि उदयपुर पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के बावजूद यहाँ से पैलोलिथिक टूल्स, पुरापाषाण कालीन टूल नहीं मिलते हैं। और इसका एक कारण यह समझा जाता है कि शायद उदयपुर के इलाके में बहुत ही घना जंगल था और ज़्यादा घने जंगल में आदिम मानव नहीं रहते थे। आदिम मानव जो पुरापाषाण कालीन मानव थे वो कम घने विरल जंगलों में रहते थे, झाड़ीदार जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ उनका सर्वाइवल ज़्यादा आसान होता था। छोटे छोटे जीव जंतुओं को पकड़ना, उसका शिकार करना और अपने लिए भी रहने की जगह ढूंढ निकालना इनके लिए ज़्यादा आसान रहा होगा। इसीलिए उदयपुर में प्रायः यह नहीं प्राप्त होता है। यदि हम टूल किट की बात करें कि कौन कौन से औजार मिले हैं, हमने स्थलों को देखा और अब यदि हम उन स्थलों पर पाए जाने वाले पुरापाषाण कालीन औजारों को देखें तो उसमें मूल रूप से हस्तकुठार, विदारणी, ब्लेड्स, हैंड एक्स, क्लीवर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, चॉपर, चॉपिंग टूल्स ये मिलते हैं। यानी कि हस्तकुठार, विदारणी, जो फलक होता है ब्लेड, जो स्क्रैपर है खुरचनी, चॉपर चॉपिंग यानी कि खंडक गड़ासा, ये सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ से मिलती हैं। लेकिन जो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड है, इसके बाद से एक परिवर्तन भी दिखाई देता है। पुरापाषाण काल में तो जो लोअर पैलोलिथिक पीरियड है उसमें और जो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड है उस दोनों में मटेरियल का फ़र्क दिखाई देता है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जहाँ पहले एगेट, जैस्पर और चर्ट का इस्तेमाल होता था, एगेट, जैस्पर और चर्ट ये तीनों तरह के पत्थर हैं, इनके मुकाबले जो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड है उसमें क्वार्जाइट का इस्तेमाल होने लगा। स्फटिक की तरह का क्वार्ज और क्वार्जाइट, जो हम लोग स्फटिक के जैसा एक पत्थर होता है, उसका उपयोग होने लगा, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। और ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग नियोलिथिक पीरियड की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ज़्यादा कड़े पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि उनसे सूक्ष्म औजार बनाना ज़्यादा आसान था, जो बहुत ही हार्ड हो और छोटे से छोटे आकार देने पर भी टूटे नहीं। ऐसे पत्थरों का उपयोग धीरे धीरे पुरापाषाण काल के अंतिम दिनों और फिर मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल में होने लगा।
यानी कि जो हम लोग एक बड़ा पीरियड पाते हैं 1 लाख साल का, 1 लाख भारत में, तो 1 लाख साल में 1 लाख से 50,000 60,000 साल तक फिर भी सॉफ्ट पत्थर का इस्तेमाल होता था। और जैसे जैसे हम अपनी तरफ बढ़ते हैं, वर्तमान की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वार्जाइट का इस्तेमाल दिखाई देता है। इसके अलावा हमें यह दिखता है कि हैंड एक्स और चॉपर चॉपिंग टूल्स मध्य पुरापाषाण काल में भी डोमिनेंट बने रहे, उनका चलन बना रहा। पश्चिमी भारत में गुजरात के राजस्थान के अलावा गुजरात एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ की एल्यूवियल ट्रैक जो है, जो सिंचित भूमि है, मैदानी इलाका है, वह साबरमती और माही नदियों के सहायक नदियों से, ट्रिब्यूटरीज से, सहायक नदियों से सिंचित है। ये जो साबरमती नदी है वो अरावली में इसका उदय होता है और इससे कई धाराएं फूटती हैं और उन धाराओं से जो विभिन्न धाराएं आकर के साबरमती में मिलती हैं, उन धाराओं, इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उससे बने मैदानी इलाके में कई जगह हमें टूल्स मिलते हैं। कच्छ के रण में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, कैम्बे की खाड़ी में एक भिन्न किस्म का समीकरण दिखाई देता है। साबरमती के बेसिन में, साबरमती के नदी घाटी में हमें अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं और उसके साथ साथ कुछ पेबल टूल्स भी मिलते हैं, यानी कि हस्त कुठार और पेबल टूल्स, जो इस प्रकार के गोले का आकार के पत्थर के टूल्स बनाए जाते थे, वो पेबल टूल्स भी हमें मिलते हैं। इसी प्रकार दक्षिण के इलाके में ओरसांग रिवर के घाटी में, ORSANG, ओरसांग नदी की घाटी में अपर पैलियोलिथिक पीरियड के अवशेष मिले हैं, जो कि भंडारपुर, विसाड, VISAD विसाड, भंडारपुर, BHANDARPUR भंडारपुर, और शायद यहाँ से फिर संघो और रेनीगुंटा, SANGH संघो, और रेनीगुंटा RENIGUNTA रेनीगुंटा से हमें टूल्स मिले हैं। मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स हमें डोका मार्दो से भी मिले हैं सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में एक और स्थल है डोका, DOKAMARDO, डोका मार्दो। यहाँ से भी हमें मध्य पुरापाषाण कालीन टूल्स मिले हैं। फिर जूनागढ़ से मिले हैं। जूनागढ़ के पास आरंभिक पैलियोलिथिक पीरियड में कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो कि 14,000 से लेकर 30,000 बिफोर प्रेजेंट के हैं। यहाँ से तिथियाँ भी प्राप्त हुई हैं। जूनागढ़ के इलाके से अन्य किस्म की तिथियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जैसे ऑयस्टर सेल, जो सीप है, उसका शेल मिला है, वो उसकी तिथि 22,000 बिफोर प्रेजेंट मापा गया है। ये जगह है बादलपुर और हिरान, जहाँ से कि ऑयस्टर सेल मिले हैं 22,000 साल पहले के। तो ये एक प्रकार से हम देखते हैं कि गुजरात और पूरे पश्चिमी भारत का जो तिथि क्रम है वो 1,20,000 से लेकर 35,000 साल पूर्व का है, जिसके बीच से हमें उपकरण, पैलियोलिथिक उपकरण प्राप्त होते हैं। अब आइए हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया में, जो मध्य भारत का इलाका है। मध्य भारत के इलाका में डेक्कन लावा या डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप और दक्कन का जो लावा वाला हिस्सा है, उसमें कई सारे ये जो इलाका है, इसमें कई पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं। यह इलाका अरावली से पूरब में है और छोटा नागपुर तक जाता है। तो एक विस्तृत क्षेत्र है मध्य भारत का, जिसमें कि कैमूर की पहाड़ियाँ भी आती हैं, जो महाराष्ट्र तक चली जाती हैं, और आम तौर पर इसकी सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई है इन पहाड़ियों की, वो विंध्याचल के पास है। विंध्य पर्वतमाला जो कि 300 मीटर तक ऊंची हैं, और मैकाल रेंज में जाकर फिर
ये 500 मीटर के ऊंचाई तक चली जाती हैं। इस इलाके में कई नदियां हैं, यमुना है, नर्मदा है, चंबल है, सोन है, बेतवा है। तो दक्षिण जो मध्य भारत है, सेंट्रल इंडिया है, उसका यदि हम लोग इकोलॉजिकल पूरा फीचर एक देखें तो दक्कन लावा का इलाका है अरावली के पूर्व में, जो कि विस्तृत फैला हुआ है, छोटा नागपुर तक फैला हुआ है एक तरफ, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है दूसरी तरफ, और उसमें विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल रेंज है और कई नदियाँ हैं, यमुना, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा। ये इन नदियों के किनारे कई स्थल हैं जो कि हमें पूरा पाषाण काल से संबंधित दिखते हैं। ये सभी की सभी नदी घाटियों में हमें अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं और इसमें कई प्रकार के पैलियोलिथिक टूल्स के लिए कई प्रकार के रॉ मटेरियल का उपयोग किया गया है, जैसे डेक्कन ट्रैप, DECCAN डेक्कन, TRAP डेक्कन ट्रैप, यानी कि वो जो डेक्कन का लावा है उससे बना हुआ है वो उपकरण। नाइस बोलते हैं, GNEISS, नाइस बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है जी से, GNEISS, नाइस। ग्रेनाइट, क्वार्ज, सैंडस्टोन, कई प्रकार के पत्थरों का उपयोग, रॉ मटेरियल्स का उपयोग इन औजारों के निर्माण में लगाया गया है। कई प्रकार के भी हमें उपकरण मिलते हैं, जैसे कि हैंडेक्स कई तरह के मिलते हैं, हस्त कुठार कई तरह के मिलते हैं, और क्लीवर्स मिलते हैं कई तरह के। और जैसे हम धीरे धीरे झारखंड की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, झारखंड की तरफ, आधुनिक झारखंड की तरफ, तो हमें अर्ली पैलियोलिथिक से मिडिल पैलियोलिथिक में ट्रांजिशन दिखाई देता है, यानी कि झारखंड कहीं बाद में वहाँ लोग आने शुरू हुए। सबसे उसके पहले उसके नीचे वाला जो इलाका है वहाँ लोगों ने रहने की शुरुआत की। जो मध्य भारत का इलाका है उसमें नर्मदा के मध्य हिस्से में, होशंगाबाद के इलाके में, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जपालपुर, इन सब इलाकों को बड़ा ही एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया गया है, बड़े पैमाने पर इनकी खोजबीन की गई है और यहाँ से बड़ी मात्रा में हैंडेक्स, क्लीवर्स इत्यादि मिले हैं। ये हैंडेक्स और क्लीवर्स क्वार्जाइट के बने हैं, लेकिन ये खास बात है कि क्वार्जाइट इस इलाके में नहीं होता था, इस क्वार्जाइट को बाहर से लाया गया है। कई ऐसे असंख्य पैलियोलिथिक साइट्स हैं मध्य प्रदेश में जहाँ की हमें बड़ी मात्रा में पैलियोलिथिक टूल्स, पूरा पाषाण कालीन उपकरण, औजार मिले हैं। पर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण साइट है वो है भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। BHIMBETKA, भीमबेटका। भीमबेटका सबसे अधिक अध्ययन किया गया साइट है और इसके अलावा ललितपुर, उत्तर प्रदेश में ललितपुर, महाराष्ट्र में चिरकी और कर्नाटक में अनंगवाड़ी, जो इस व्यापक क्षेत्र के किनारे किनारे है या उसके पार्ट बनता है, ये सारे साइट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं पूरा पाषाण कालीन की दृष्टि से। भीमबेटका, ललितपुर, चिरकी, अनंगवाड़ी। भीमबेटका का जो इलाका है वो विंध्याचल में है और भोपाल से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। भीमबेटका का इलाका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है, थिक डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत ही घना जंगल है और यहाँ कई क्वालिटी के, कई वैरायटी के, कई प्रकार के जंगली जानवर और ख़ास तौर से हिरण मिलते हैं।
इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। रॉक शेल्टर्स किसको बोलते हैं? गुफा, केव तो वो होता है जो कि बहुत गहरा अंदर चला जाता है, और एक दूसरा फॉर्मेशन बनता है पहाड़ों के किनारे, कि पहाड़ के किनारे थोड़ा अंदर हल्का सा धंसा हुआ है, जिसके अंदर रहने में सुविधा होती थी मनुष्यों को। तो ऐसे रॉक शेल्टर, जैसे कि सिर्फ 10-15 मीटर अंदर सिर्फ पहाड़ी का छत जैसा बन गया हो, तो इस प्रकार के जो रॉक शेल्टर होते हैं वो मनुष्य के रहने के लिए सबसे अच्छे स्थल होते थे। और इसीलिए इसके अलावा केव्स भी हैं यहाँ बहुत तरह के। तो 200 से अधिक रॉक शेल्टर्स भीमबेटका के इलाके में मिले हैं। और इस भीमबेटका के इलाके में इसीलिए यदि और थोड़ा व्यापक तौर पर लें, यदि भीमबेटका के अगल बगल के इलाकों में लें, तो 750 से अधिक रॉक शेल्टर्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और इन 750 रॉक शेल्टर्स में से जो शैलाश्रय हैं, रॉक शेल्टर को शैलाश्रय कह सकते हैं, इन शैलाश्रयों में 750 शैलाश्रयों में से कम 500 शैलाश्रय ऐसे हैं जिनमें डेकोरेशन किया गया है, पेंटिंग की गई है। हजारों पेंटिंग्स इनके दीवार पर मौजूद हैं। और ये रॉक पेंटिंग्स का या शैल चित्रों का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ये रॉक पेंटिंग्स या ये शैल चित्र मेसोलिथिक पीरियड से लेकर के और मिडिवल पीरियड तक आते हैं, यानी कि पुरापाषाण कालीन तो नहीं है। पुरापाषाण काल के समाप्त होने के बाद मध्य पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल होते हुए, और यह करीब करीब मध्यकालीन भारत तक आते हैं। यह अपने आप में बहुत ही समृद्ध खजाना है यहाँ, जिसमें कि जनजातीय संस्कृति का एक तरह से कह सकते हैं यह आर्काइव है। जनजातीय संस्कृति किस प्रकार सुरक्षित और बची रही, इसका सबसे बड़ा स्रोत जानने का भीमबेटका के आसपास के रॉक शेल्टर्स में, शैलाश्रयों में देखा जा सकता है। जीसी मिश्रा ने इस स्थल की खुदाई की थी, और इस खुदाई के दौरान इस साइट को, जिसको कि 3F23 बोलते हैं, 3 रोमन में और F23, इसमें जो खुदाई की गई, इसमें 4 मीटर मोटा डिपॉजिट मिला, 4 मीटर थिक डिपॉजिट मिला, जिसमें कि 8 लेयर्स हैं, 8 स्तर हैं। इसमें से 8 से 6 लेयर जो है वो लेट एशुलियन है, यानी कि परवर्ती काल का एशुली औजार मिलता है 8 से 6 में। जो 5वां है वो मिडिल पेलोलिथिक पीरियड का है, जो चौथा है वो अपर पेलोलिथिक पीरियड का है, और फिर 1 से 4 से 1 लेयर जो है, यानी एक सबसे ऊपर होगा, 4 से 1 लेयर जो है उसमें माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्म पाषाण मिलते हैं, जो कि बताता है एक तरह से कि नव पाषाण काल या उसके बाद के हो सकते हैं। तो इन 8 लेयर्स में से 6 से 8 लेट एशुलियन, जो 5वां नंबर है वह मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पेलोलिथिक, जो चौथा लेयर है वो अपर पेलोलिथिक यानी ऊपरी पुरापाषाण काल, और फिर 4 से 1 लेयर जो है वो माइक्रोलिथ्स का है, जिसमें कि सूक्ष्म पाषाण मिलते हैं। कई प्रकार के टूल्स हमें इसके अंदर से मिले हैं, रॉक शेल्टर से मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से फैब्रिकेशन डेब्री मिला है, यानी कि औजार बनाते समय जो उसके हिस्से टूट जाते हैं उनका भंडार मिला है। और ये बहुत ही काम की चीज़ होते हैं, क्योंकि इससे टूल टेक्नोलॉजी और अन्य सारे कई विषयों का पता चलता है। इसमें करीब करीब 5000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स या पुरा वस्तुएं बरामद की गई प्रोफेसर मिश्रा के द्वारा, जीसी मिश्रा के द्वारा। और इसमें 68% जो आर्टिफैक्ट हैं, 68% जो वस्तु हैं वो वेस्ट है, बिल्कुल बेकार है, टूटा फूटा है। और 32% जो है वो टूल्स है, यानी कि रॉक टू टूल कन्वर्जन रेशियो यदि हम बात करें तो वो करीब करीब 68:32 का है, कि यदि 100 टन यदि पत्थर तोड़ा गया तो उसमें 68 टन
बेकार हो जाता है और उसमें से करीब करीब 32 टन औजार के रूप में बाहर निकलता है। यदि इसका और भी विश्लेषण किया जाए, देखा जाए, तो इसमें 28% जो उपकरण हैं वो बाईफेस हैं, द्विधारी हैं, 4% जो हैं वो लेवलॉय फ्लेक हैं, और इसमें एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो हैंडेक्स और क्लीवर का जो रेशियो है, यानी कि हस्तकुठार और विदारिणी का आपसी अनुपात है, वो 3:1 का है, यानी कि क्लीवर ज़्यादा है, 3 है, और हैंडेक्स 1 है, 3:1 है। यह एक प्रकार से इसलिए अशूलियन इंडस्ट्री का, अशूली हस्तकुठार उद्योग का आखिरी चरण माना जा सकता है। इसी तरह इस इलाके में ललितपुर, चिड़की और अनंगवाड़ी हालांकि कर्नाटक में आता है, लेकिन इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। यहाँ भी चॉपर का डोमिनेंस, चॉपर चॉपिंग टूल्स का डोमिनेंस दिखाई देता है, वर्चस्व दिखाई देता है, और बाईफेस जो है वो भी मिलता है, चॉपर चॉपिंग टूल्स विथ बाईफेस, जो दोनों 2 धार वाले हैं। लेवलॉय फ्लेक्स जो हैं वो कम मात्रा में मिलते हैं। लेवलॉय जो शल्क हैं उनका कम उदाहरण मिलता है, लो रेशियो है इनका, और उसके कारण यहाँ पर इन इलाकों में जो क्लीवर टू हैंडेक्स रेशियो है वो अनुपात कम है, और जहाँ क्लीवर टू हैंडेक्स रेशियो कम होता है उसको माना जाता है कि यह अर्ली साइट है, पुराना साइट है, और इसलिए यहाँ पर हैंडेक्स ज़्यादा मिलते हैं, क्लीवर कम मिलते हैं, तो इसलिए ललितपुर, चिड़की और अनंगवाड़ी की तिथि ज़्यादा पुराना माना जाता है। हमें यहाँ से, इन जगहों से ऑर्गेनिक रिमेन्स बड़ी मात्रा में नहीं मिले हैं, कोई बोन नहीं मिला है, कोई हड्डी का टुकड़ा नहीं मिला है। हो सकता है कि ज़मीन के अम्लीय चरित्र के कारण या कोई पोलन एनालिसिस अभी तक नहीं हो पाया है, उसके कारण इसका हमें जैविक जो अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुआ है। इस इलाके में मिर्ज़ापुर, ख़ास तौर से कैमूर रेंज के अंदर आने वाला जो इलाका है मिर्ज़ापुर का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है पैलियोलिथिक की दृष्टि से। यहाँ पर सबसे पहले कॉकबर्न ने, COCKBURN, कॉकबर्न ने 1883 ईस्वी में सबसे पहला पैलियोलिथिक टूल यहाँ से रिपोर्ट किया था, और यहाँ के जो कैमूर के जो लोअर ग्रेवल है उसमें जो निचला सेडिमेंट का लेवल है बेलान नदी का, वहाँ से हमें हैंडेक्स, क्लीवर, कोर और चॉपर्स, हस्तकुठार, विदारिणी, जो खंडक गड़ासा है वो यहाँ से मिला है। बेलन नदी की घाटी में भी और कई प्रकार के उपकरण मिले हैं, और वहाँ से भारी मात्रा में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में टूल्स और फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है पुरातत्व के, पुरापाषाण कालीन के अध्ययन की दृष्टि से, और ये मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड से शुरू होता है और अपर बेलान ग्रेवल में ये मिल जाता है। इसलिए इसकी तिथि जो है करीब करीब आज से 18,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। यहाँ सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मिली है वो है मदर गॉडेस का पहला अवशेष या उसका चिन्ह हमें यहाँ से मिलता है, और ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड जब समाप्त हो रहा था, जो सबसे ऊपरी स्तर था, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है जो मदर गॉडेस का एक स्वरूप है। इसको हालांकि आल्चिन इसके ऊपर संदेह करते हैं कि ये सचमुच मदर गॉडेस है कि नहीं है, पर उस विवाद में हम लोग फिर आएंगे बाद में। जो इसका एक लगता हुआ इलाका है वह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर भीमा और कृष्णा नदी की घाटियों में उपकरण मिले हैं। ज़्यादातर उपकरण सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं, यानी कि रिवर ग्रेवल जब डिस्टर्ब हो गया और वो कहीं और पहुंच गया, फिर वहाँ से प्राप्त हुआ है।
जो इन सिटू होता है, जिस जगह होना चाहिए उस जगह से नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन पेलोलिथिक के लिए ये काफ़ी एडवांस साइट है। यहाँ पर लेट एसूलियन स्टेज के टूल्स मिलते हैं। रेडियो कार्बन डेट्स भी कुछ मिले हैं, रेडियो कार्बन तिथियाँ मिली हैं जो कि 30,000 इस बिफोर प्रेजेंट, आज से 30,000 साल पहले का समय दिखाते हैं। इन स्थलों पर जो टॉप मोस्ट लेवल है वो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट का है, यानी कि धीरे धीरे तांबा का आना शुरू हो गया था, तांबा आने लगा था। इसके बाद हम चिरकी नेवासा का इलाका देखते हैं। चिरकी नेवासा के इलाके में 2000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट मिले हैं। ये काफ़ी हेवी टूल्स हैं, हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर, स्क्रैपर्स, बोरर्स, ये सभी यहाँ प्राप्त हुए हैं। और ये मूल रूप से डाइक बासाल्ट, चैल्सोडनी और क्वार्ट्ज से के बने हुए मिले हैं। बासाल्ट DYKE डाइक, BASALT डाइक बासाल्ट, चैल्सिडोनी CHALCEDONY और क्वार्ट्ज आप जानते हैं QUARTZ। संकालिया ने इसे चिरकी को मध्य पुरापाषाण काल में रखा था। यहाँ से कोंकण के इलाके से भी मध्य पुरापाषाण काल के कई उपकरण मिले हैं। और करीब करीब पूरा राज्य जो है महाराष्ट्र, उसमें कई स्थलों पर कोरेगांव, चंदोली, शिकारपुर जो सभी पुणे जिले में हैं, रंगकेला और नेवासा, कालेगांव जो अहमदनगर में है, इसी प्रकार से इन जगहों पर, सभी जगहों पर मिडिल पेलोलिथिक पीरियड के मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। और इन पुरापाषाण कालीन उपकरणों में स्क्रैपर्स 57% हैं, बोरर्स 25% हैं, पॉइंट्स 15% हैं। यानी कि स्क्रैपर सबसे ज़्यादा है, बोरर उसके बाद और सबसे कम पॉइंट है। अपर पेलोलिथिक के बारे में बहुत अभी तक खोज नहीं हो पाई है महाराष्ट्र में, यह एक कमी है। इसके बाद यदि हम पूर्वी भारत को देखें तो आसाम, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्य, हर जगह कुछ न कुछ जो ये जो पूर्वी इलाका है पूर्वी भारत का, हर जगह कुछ न कुछ पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में, झारखंड में कई ऐसे स्थल मिले हैं। खास तौर से सिंहभूम के रारो नदी की घाटी में 2 प्रकार के टूल बियरिंग टेरेस मिले हैं। एक तो पेबल हैंड एक्स का मिला है जिसमें कि बाईफेशियल चॉपिंग टूल्स, फ्लेक और फ्लेक वेराइटी, फ्लेक का रॉ मटेरियल मिला है। पर इसके साथ साथ हमें जैस्पर के कई प्रकार के उपकरण मिले हैं और ऐसा लगता है कि कोई नए नज़दीक में ही इसका कोई खान रहा होगा जैस्पर का। इसलिए जैस्पर सबसे अधिक उपयोग होने वाला पत्थर है झारखंड के इलाके में। हमें है यहाँ पर 40 से अधिक पेलोलिथिक साइट्स मिले हैं छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। बिहार में यदि देखें तो बिहार के मैदानी इलाकों में तो नहीं, लेकिन अब जो आधुनिक बिहार में मुंगेर का इलाका है वहाँ भीम बांध के इलाके में, भीम बांध और चोरमारा घाटी में हैबिटेशन के निशान, पुरापाषाण कालीन मनुष्य के रहने के निशान मिलते हैं। इसी प्रकार राजगीर के जेठिया घाटी में भी हमें पुरापाषाण कालीन उपकरण के अवशेष मिलते हैं। बंगाल में देखें तो बंगाल में जो गंगा प्लेन है उसमें बिल्कुल कहीं कोई पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं मिलते हैं, लेकिन जो हिली ट्रैक्ट्स है खास करके दामोदर और सुवर्ण रेखा नदी की घाटियों में, वहीं फिर पेलोलिथिक टूल्स मिलते हैं। तो सभी राज्यों में एक प्रकार से वो कॉमन इलाका है जो गोंडवाना प्लेट का, उसी गोंडवाना प्लेट के इलाके में जो वो सबसे पुराना इलाका है, रॉकी एरिया है, उसी इलाके में पेलोलिथिक टूल्स के हमें साइट्स मिलते हैं। ये सभी पहाड़ी ढलानों पर हैं या पहाड़ की तराई में हैं या एलिवेटेड ट्रैक्ट्स पर हैं जो थोड़े उठे हुए हैं या नदियों की घाटी में हैं, पर ये सब करीब करीब इन्हीं चट्टानी जो रॉकी एरिया है इसमें मिले हैं। कई प्रकार के टूल्स पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा और बीरभूम जिले से मिले हैं और ये सभी के सभी टूल्स करीब करीब मिडिल पेलोलिथिक सीक्वेंस के हैं, मध्य पुरापाषाण काल के हैं।
इन उपकरणों में हैंडेक्स यानी कि हस्तकुठार, चॉपर, स्क्रैपर आदि मिले हैं। चॉपर यानी कि खंडक, और ये स्क्रैपर्स मिले हैं, विदारणी मिली है, क्वार्जाइट के बने हैं ये सभी। और ये करीब करीब पूरा जो अर्ली पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड, उसके भी कुछ निशान यहाँ मिलते हैं। पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, आउल्स, ब्यूरिन्स इत्यादि फिर हमें मिलते हैं जो कि मध्य पूरा पाषाण काल के हैं। लेकिन यह बहुत रोचक बात है कि यहाँ ऊपरी पुरापाषाण काल के अवशेष नहीं मिलते हैं। यदि हम उड़ीसा की तरफ बढ़ें तो उड़ीसा के भी डेल्टा रीजन में जो बैतरनी, ब्राह्मणी और महानदी रिवर है, वहाँ से हमें, नदी घाटियों से हमें मिले हैं पैलियोलिथिक टूल्स के निशान। और वहाँ से हिली रीजन में ख़ास तौर से मयूरभंज, क्योंझार, सुंदरगढ़, ये इलाका है जहाँ से कि पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। मयूरभंज, क्योंझार और सुंदरगढ़। कोई क्लियर कट एविडेंस अर्ली पैलियोलिथिक का तो नहीं मिला है, लेकिन कई ऐसे कलेक्शन मिले हैं जिसमें कि हैंडेक्स, स्क्रैपर्स, पॉइंट्स आदि मध्य पुरापाषाण काल के मिले हैं। और ये सभी फ्लेक टूल्स हैं, जो कि 73% से ज़्यादा टूल्स फ्लेक टूल्स हैं। इसलिए कहा सकता है कि यहाँ भी मध्य पुरापाषाण काल ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। असम और नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम एविडेंस अभी तक आ पाए हैं, क्योंकि व्यवस्थित रूप से यहाँ अभी तक खोज नहीं हो पाया है। फिर भी रोंग्राम, तुरा के पास, RONGRM, रोंग्राम जो कि तुरा के पास है, वहाँ से हैंडेक्स, चॉपर और स्क्रैपर मिले हैं। गारो की पहाड़ियों में भी शायद टूल बेयरिंग साइट्स हैं, लेकिन इनकी खोज अभी की जानी बाकी है। अभी तक इनका पूरा खोज नहीं हो पाया है। अंत में हम दक्षिण भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में जो पहला पैलियोलिथिक जो उपकरण है वो आंध्र प्रदेश से मिला। आंध्र प्रदेश के इलाके में जो पहला उपकरण मिला वो एक प्रकार से आंध्र प्रदेश में वो बर्किट ने रिपोर्ट किया था कुर्नूल जिले से 1930 में। और इसमें जो ज़्यादातर कलेक्शन है उसमें पेबल टूल्स बड़ी मात्रा में पाया जाता है। 40% से ज़्यादा टूल्स जो हैं वो पेबल टूल्स हैं। और इसके अलावा क्रूड वेराइटी के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर सब आपको हैंडेक्स भी मिलता है, क्लीवर मिलता है, क्लैक्टोनियन फ्लेक मिलता है। और चित्तूर एवं कुर्नूल दोनों ही जिलों में कई जगह पर मध्य पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं, जिसमें कि पॉइंट्स और स्क्रैपर्स मिले हैं। कई जगह उच्च जो ऊपरी पुरापाषाण काल है उसके भी स्थल मिले हैं, जैसे चुडप्पा और प्रकाशम जिले में आपको ऊपरी पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। और फिर बड़ी मात्रा में बोन इंडस्ट्री मिला है। ये खास बात है कि यहाँ बोन इंडस्ट्री यानी कि जो हड्डी के बने हुए उपकरण हैं वो मिले हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो ये ब्लेड और फ्लेक्स इंडस्ट्री के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। 10 गुना ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। हम अब कर्नाटक की यदि चर्चा करें तो पहले ही हम ब्रूस फूट के द्वारा पाए गए पैलियोलिथ्स जो कि शिमोगा और मालप्रभा के घाटी में मिला है उसकी चर्चा कर चुके हैं। ये 100 साल से भी पहले कर्नाटक में वन ऑफ द अर्लीस्ट था जहाँ से कि पैलियोलिथिक टूल्स मिले। अब जो पैलियोलिथिक साइट हमें मिल रहे हैं वो टुमकुर से मिले हैं, घाट प्रभा से मिले हैं। और यहाँ घाट प्रभा में ख़ास तौर से अनंगवाड़ी और बागलकोट, अनंगवाड़ी की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बहुत ही समृद्ध स्तर यहाँ से मिला है। अनंगवाड़ी का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन भी किया गया है, इसलिए यहाँ से जो सामग्री मिलती है उसका उपयोग भी ज़्यादा किया गया है। एबंडेंट सप्लाई है यहाँ पर क्वार्ट्ज का, क्वार्जाइट आउटक्रॉप है और इसके कारण यहाँ पर बड़ी मात्रा में औजार बनाए गए हैं। इसी तरह बेलारी में एक जगह है निट्टूर, और निट्टूर से भी
बहुत तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत इम्पॉर्टेंट साइट मिला है जहाँ से कि बड़ी मात्रा में हमें टूल्स मिलते हैं। ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पेबल टूल्स का है, लेकिन इसमें आपको यूनिफेशियल भी पेबल टूल्स मिलता है और बाईफेशियल भी मिलता है। लेकिन घाट प्रभा की घाटी में, बेसिन में, घाट प्रभा नदी की घाटी में एबिविलियन और एशूलियन हैंड एक्स पाए जाते हैं। मिडिल पेलोलिथिक इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, वहाँ से हमें चर्ट के बने कई प्रकार के उपकरण मिले हैं, जिससे कि गुलबर्गा से मिला है, बेलारी से मिला है, बेलारी में खास तौर से बांग्ला तोता जगह है वहाँ से मिला है, बीजापुर से मिला है, और इसी प्रकार मध्य पुरापाषाण काल में संकालिया और पदैया ने हुसंगी से भी HUNSGI हुंसगी से संकालिया और पदैया ने ये साइट बरामद किए, कई उपकरण बरामद किए हैं। तमिलनाडु में यदि हम आए तो तमिलनाडु में ब्रूसफुट ने बॉल्डर कॉन्ग्लोमेरेट से अतिरम पक्कम के इलाके में टूल्स, अर्ली पेलोलिथिक टूल्स और मिडिल पेलोलिथिक टूल्स खोज निकाले थे। एशूलियन हैंड एक्स हमें मिला है, मिडिल पेलोलिथिक टूल्स मिले हैं, और जो गुडियम का इलाका है GUDIYEM, वहाँ से भी कुछ टूल्स पाए गए हैं। तमिलनाडु का जो पूरा क्रोनोलॉजी है वह करीब करीब 37,000 साल से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक का है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में करीब करीब यही टाइम फ्रेम हम देखते हैं। चूँकि बहुत जगह वॉल्केनिक एक्टिविटी का जो एब्सेंस है, इसलिए वहाँ से हमें पोटासियम आर्गन डेट अवेलेबल नहीं हो पाता है, और पोटासियम आर्गन डेट यदि नहीं मिलता है तो रेडियो कार्बन डेट 40,000 साल से पुराना माप नहीं देता है। 40,000 साल से पुराना रेडियो कार्बन तिथि का रेंज नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था रेडियो कार्बन तिथि पढ़ाते समय कि उसमें जो हाफ लाइफ है वो करीब करीब जाते 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 यह 40,000 सालों में, आज से 40,000 साल पर ख़त्म हो जाता है। पूरा C12 और C14 का ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है। यह दिखाता है कि ज़्यादातर हिस्से भारत में जो थे पुरापाषाण काल के, वो मध्य पुरापाषाण काल के हैं, और जो अर्ली जो है पीरियड 1,00,000 साल, या कई यूरोप में कई जगह पर 2,00,000 वर्षों का भी पुरापाषाण काल मिलता है, वो भारत में बहुत ही कम है, बहुत कम उसके संकेत मिलते हैं। भारत का पुरापाषाण काल 37,000 से 11,000 वर्ष पूर्व के बीच में फ्लरिश कर रहा था भारतीय उपमहाद्वीप में। यह एक खास बात है। तो इस प्रकार आज हमने आपने देखा कि हमने पुरापाषाण काल के लोअर, मिडिल और अपर पेलोलिथिक के साइट्स, डेट्स, टूल्स और आर्टिफैक्ट्स, इन 4 मुद्दों की चर्चा की। ये स्थान कहाँ हैं, तिथियाँ क्या हैं, वहाँ क्या टूल्स मिले हैं, और टूल्स के अलावा और भी कुछ मिला है या नहीं मिला है। ये 4 चीज़ों पर हमने चर्चा की, और यह एक प्रकार से हमें मोटे तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में पेलोलिथिक के विकास क्रम का एक अध्ययन देता है। आज के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। कल हम लोग फिर बातचीत करेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। मेसोलिथिक में भी हम लोग साइट्स, डेट्स, टूल्स और आर्टिफैक्ट्स का स्टडी करेंगे। थोड़ा सा कठिन है, बहुत सारे साइट्स के नाम आए हैं, आप इनको लिखेंगे और आराम से देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। मूल बात है कि इनको समझना कि इनकी ज्योग्राफी क्या है, और मैप लेकर के यदि आप बैठेंगे तो उस मैप पर आप इन स्थलों को चिन्हित कीजिए। इससे आपको आसानी होगी ये पैटर्न देखने में कि पेलोलिथिक का कैसे स्प्रेड हो रहा है। धन्यवाद।